करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने कहाँ तक कर लिया था भाई? पीओएसी कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करना था ना। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, जरा एक बार देख लेते हैं उनको। ये जितने भी सवाल थे स्टाइचियोमेट्रिक रस समीकरण मिति पे, जितने भी सवाल बनते थे, जो भी पॉसिबल केस थे, वो सारे मैंने आपको करा दिए थे। अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया अच्छे से एकदम, मोल कॉन्सेप्ट पे सवाल कर लिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी। अब एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, पीओएसी कॉन्सेप्ट। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कैसा भी सवाल इससे सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखो आप, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ये कह रहा है कि जैसे आपने मास कंजर्वेशन पढ़ा है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मास में अपन क्या पढ़ते हैं कि मास जो है वो कंप्लीटली कंजर्व रहता है, उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मास यही तो कह रहा है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ठीक है। लेकिन ये जो लो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता भाई? न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं पे कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई नहीं होता। अब पीओएसी कॉन्सेप्ट जो सेम टू सेम ये करा है। अब मास होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज का होगा, एटम का होगा कि नहीं होगा। तो ये कह रहा है क्रिया कारक की साइड में जितने परमाणु हैं या परमाणुओं का द्रव्यमान है, उत्पाद की साइड में उतने ही परमाणुओं का द्रव्यमान रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ परमाणुओं की, अणुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब परमाणु ही क्यों लेंगे, उसका कारण क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ है ना, डाल्टन का जो नियम है, वो परमाणु स्मॉलेस्ट यूनिट है, इनडिवाइजेबल है, उसको आप फर्दर और छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मॉलिक्यूल नहीं लेते। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है भाई? मोल कॉन्सेप्ट पे। किस पे बेस्ड है? मोल कॉन्सेप्ट पे। और ये कह रहा है कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है, देखो इन ए केमिकल रिएक्शन मास कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल, मास जो है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या दे रखा है? न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उसके अंदर डेल्टा एमसी स्क्वायर की फॉर्म में जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर कंजर्व, ये कह रहा है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु पूर्ण रूप से संरक्षित रहते हैं, यानी वो खत्म नहीं होते हैं। यानी रिएक्टेंट की साइड में जितने परमाणु हैं, उत्पाद की साइड में उतने परमाणु होंगे। या फिर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नाइदर, यानी कोई भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान कोई भी केमिकल चेंज जो है उसमें परमाणुओं को ना तो बढ़ा सकते हो ना उनको खत्म कर सकते हो। चलिए, अब इसके दिमाग आप क्या आ रहा हो, ये इसको यूज कहाँ पे करेंगे? बेसिकली जैसे कोई भी गैसियस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो पीओएसी काम में ले सकते हैं। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके मास में इंक्रीमेंट हो रहा है, मास में कोई डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इस टाइप के लिए आप एक इंडिविजुअल एटम को टारगेट करके पीओएसी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी एक सवाल लेता हूँ आपके सामने, ये सवाल, इसको सोल्व करेंगे फिर जरा पढ़ेंगे। ऑन कंबसन ऑफ 10 ml gaseous hydrocarbon, 40 ml CO2 and 50 ml H2O is obtained, then find out the formula of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। कंबसन का मतलब आग लगा रहे हो, उसमें आपने आग लगाई और कितना सामान दे रखा है आपको? 10 ml, तो कह रहा है CO2 40 ml और H2O 50 ml। देन फाइंड आउट फॉर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है? देखो ऐसा जब भी कोई भी सवाल आता है तो बहुत आसान तरीका है उसको करने का। आप क्या करोगे? जैसे बोला हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मैंने मान लिया CXH, मुझे पता नहीं है कितना है। आग लगाएंगे तो ऑक्सीजन O2 और गोस टू क्या होगा भाई? CO2 प्लस H2O। क्लियर है सबको? ठीक है। हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई? 10 ml। कितना दे रखा है? 10 ml। O2 का पता ही नहीं है, कोई नहीं, छोड़ दो। CO2 कितना दे रखा है आपको? 40 ml। कितना दे रखा है? 40 ml। H2O कितना दे रखा है? 50 ml। ठीक है। अब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ क्या, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ये पता चल जाएगा तो फॉर्मूला आ ही जाएगा। अच्छा, ये देखो आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि एक मोल CXH, जो एक मोल हाइड्रोकार्बन जो है, जरा आप समझना, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ मेरा, अगर मैं एक मोल ले लेता हूँ, कितना? एक मोल CXH जो है, तो वो मुझे ये बता दो, एक्स मोल कार्बन देगा कि नहीं देगा? साफ ही लिख रहा है।
और मेरा वाई मोल जो है वो क्या देगा, ये हाइड्रोजन देगा कि नहीं देगा। एक्स मोल तो क्या देगा कार्बन, और वाई मोल क्या देगा भाई हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ गई क्या। चलो अब समान मैंने आपको बताया था मोल रेशियो, मॉलिक्यूल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो एक ही बात है। आपने 10 ml ले रखा है, चलो कोई बात नहीं, इसको मोल मान लो, कुछ भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मोल हाइड्रोकार्बन कितना देगा एक्स मोल, तो 10 जो है वो कितना देगा 10। अब क्या करोगे, पीओएसी जो कैलकुलेट करना उस पे लगा दो, पीओएसी एट कार्बन, एक बार तो कार्बन पे लगा दो, और दूसरा पीओएसी एट हाइड्रोजन, है ना। लगाओ तो भाई, एक बार कार्बन पे, दूसरा किस पे लगा दोगे हाइड्रोजन पे। क्लियर है। लगाओ पीओएसी, कार्बन पे लगाओगे तो कार्बन के कितने आ रहे हैं, अरे टोटल कितना, 1 मोल जो वैक्स मोल देगा, टोटल कितने हैं 10। तो 10 × X, ये पूरा का पूरा कार्बन CO2 में आएगा कि नहीं आएगा। और 1 मोल CO2 1 मोल कार्बन देगा, तो 40 ml है, तो 40 देगा कि नहीं देगा। तो X की वैल्यू आ गई आपके पास 4। हाइड्रोजन पे लगाओ, 1 मोल हाइड्रोकार्बन कितना दे रहा है भाई, Y दे रहा है, तो 10 कितना देगा 10 × Y। और पूरी की पूरी हाइड्रोजन किस में आ रही है H2 में। 1 मोल H2 के पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है क्या। तो 50 के पास कितने हो गए, 50 इंटू डबल होंगे कि नहीं होंगे, जितना H2 जितना है उसका डबल हाइड्रोजन होगा। तो मेरे पास Y कितना आ गया 10 आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, C4H10। आसान है, बिल्कुल इजी। चलो अब अगला सवाल करते हैं, ये रहा। वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑक्सीजन फॉर कंबशन ऑफ 9 ml। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपको आग लगानी है उसका, और ऑक्सीजन दोनों का मिला के 9 ml दे रखा है। ये कह रहा है अगर कंबशन के बाद में 4 ml CO2 बन रहा है, 6 ml H2 और 2 ml नाइट्रोजन बन रही है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। अगर ये किससे बना हुआ, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कोई नहीं, जो जो आपको दे रखा है, तो कार्बन को X मान लिया, हाइड्रोजन को मैंने Y मान लिया, नाइट्रोजन को मैंने Z मान लिया। आग लगाने के लिए ऑक्सीजन मैंने काम में ली, तो इसने प्रोडक्ट ऑलरेडी बोल रखा है, CO2 बन रहा है, फिर H2O बन रहा है, और क्या बन रहा है N2। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑक्सीजन दोनों का मिला के 9 ml है। चलो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का AML मान लेता हूँ, मान सकते हैं अपन, क्योंकि एक्स अपन ने कार्बन माना तो इधर A मान लो। तो ऑक्सीजन 9 - A आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। ये 9 - AML आ गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, CO2 कितना देर का आपको 4, H2O कितना देर का आपको 6, नाइट्रोजन कितना देर का, ये तो आपको देर का। अब देखो, पहली बात तो आपको XYZ निकालना है क्या, तो आपको कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तीनों पे पीओसी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको ए भी कैलकुलेट करना है। जब तक ए नहीं आएगा तो आप XYZ का कोई मतलब ही नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ए को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ऑक्सीजन पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन 9 - A ले रखा है, राइट हैंड साइड में वो ऑक्सीजन पूरा का पूरा CO2 और H2O में है। तो CO2 की भी अमाउंट दे रखी है, H2O की भी दे रखी है। तो यहाँ पे आपके पास अननोन क्या है भाई, केवल और केवल क्या है भाई, एक क्वांटिटी अननोन है। तो आप O2 पे पहले ही क्या लगा दो भाई, पीओएसी। वो पीओएसी O2 पे पहले क्यों लगा रहे हैं, ताकि मुझे हाइड्रोकार्बन का ए पता चल जाए। अगर हाइड्रोकार्बन का ए पता नहीं है, यानी इसका वॉल्यूम पता नहीं है, तो XYZ को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो वेरी फर्स्ट अपन क्या करेंगे, आप एक काम करो, इधर लगा दो पीओएसी एट ऑक्सीजन, देखो कितना इजी हो जाएगा। तो मैं इसे कॉलम बना देता हूँ, ऑक्सीजन पे लगा दिया मैंने। फिर मैं लगा देता हूँ पीओएसी एट, वही चलने दो, फिर कार्बन। फिर मैं लगा देता हूँ पीओएसी एट हाइड्रोजन। और फिर मैं लगा देता हूँ पीओएसी एट नाइट्रोजन। ठीक है भाई, लगाओ तो ऑक्सीजन पे लगाओ पीओएसी। तो रिएक्टेंट की साइड में 9 - A लिया है क्या आपने O2, और आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल देगा कि नहीं देगा। तो ये आ जाएगा 2 × 9 - A, डबल करना पड़ेगा। पूरा का पूरा ऑक्सीजन किस में जा रहा है, CO2 में, प्लस H2O में। तो 1 मोल CO2 2 मोल ऑक्सीजन आइटम दे रहा है क्या, तो CO2 कितना है 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और H2 का 1 मोल एक ही दे रहा है, तो ये आ जाएगा 6 × 1। तो ये कितना आ गया 18, माइनस का 2A इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 14, आ गया क्या। और ये कर दो आप 2A इक्वल टू क्या आ गया 4,
तो A इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो अब मेरा काम आसान हो गया क्या? अरे A आ गया तो फिर मैं एक्स वाई जेड इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या कैलकुलेट करना था, A। तो A मेरे पास कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो लगाओ कार्बन पे, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे वहां पे 10 इंटू एक्स किया था ना आपने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। पूरा का पूरा कार्बन किस में चला गया, CO2 में। तो 4 आ गया क्या, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 2। अब तो सवाल ही खत्म हो गया। हाइड्रोजन पे लगाओ, 2 इंटू वाई, और ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन किस में आ गया, H2 में। 1 मोल H2 2 मोल देगा क्या, तो 6 इंटू 2। तो वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। नाइट्रोजन पे लगाओ भाई, 2 इंटू जेड, और ये आ जाएगा 2 इंटू जेड बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, जरा मुझे बताओ। ये हो गया C2H6, और यही हुआ ना, C2H6 और ऑक्सीजन जेड कितना आ गया, तो ये आंसर आ गया C2H6 और क्लियर है भाई सबको। अब आ जाते हैं, एक सवाल जो है ये आपको करना, मैं समझा देता हूँ, फिर अपन अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर ऑफ CO एंड N2। CO और N2 का मिक्सर आपको कितना देर का है अभी, 10 ml देर का, जैसे अपने ऊपर वाला सवाल किया। ठीक है। फॉर द कंबंशन ऑफ मिक्सर, इसका कंबंशन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो कितना है, 7 ml। द वॉल्यूम ऑफ CO एंड N2 इन द, अच्छा, अब ये कह रहा है इसका जब आप करोगे, कंबंशन कराओगे, तो प्रोडक्ट बन रहा है CO2 और NO। तो आपको ये बताना, जो इनिशियल मिक्सर है उसके अंदर CO और N2 जो है वो कितना लिया गया। इनिशियल मिक्सर में CO और N2 जो है वो कितना लिया गया। क्लियर है भाई सबको। चलो जरा देखते हैं इसको भी, ये आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको अगला जो है वो कॉन्सेप्ट, बस चैप्टर जो है ये फिनिश होने वाला है ऑलमोस्ट। अगला देखो, इक्विवेलेंट मास। अगला जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है भाई, पहले तो मैं आपको, इक्विवेलेंट मास या वेट एक ही बात होता है, इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं पहले एक बार वो देखते हैं। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिखूंगा, है ना, इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट वेट लिख देता हूँ इसको। पहला ये होता है एटॉमिक वेट, परमाणु भार, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन एन फैक्टर, है ना, एन फैक्टर बताया आपको, है ना, परमाणु भार या अणु भार अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, पहला फॉर्मूला बताया। परमाणु भार, अणु भार सबको बता रहे, एन फैक्टर इससे पहले वाली क्लास में मैं पूरा डिटेल में करा चुका हूँ आपको, जो पहले के लेक्चर आप उसमें देखोगे तो एन फैक्टर की पूरी डिटेल अवेलेबल है। एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बेस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आयंस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सोल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी कंप्लीट एन फैक्टर का एनालिसिस दिया हुआ है। और रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसका एन फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला हो गया इक्विवेलेंट वेट का। दूसरा देखो आप, यानी पहला आप इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, यही तो हुआ। और कैसे निकालोगे भाई, दूसरा जो है इक्विवेलेंट वेट जो है, ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन की नेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा भाई, केमिकल रिएक्शन नेचर, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। एक और भी होता है भाई, है ना, क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है ना। एक इक्विवेलेंट अलग चीज है ना, वो भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है ना उसमें इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करते हो तो वो अलग होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना, वो अलग चीज है ना। ये इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अलग चीज है, ये ध्यान रखना, और इक्विवेलेंट वेट अलग चीज है ना। इक्विवेलेंट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ना, और वो जस्ट कैसे मोल कॉन्सेप्ट की तरह है। तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो बैलेंस रिएक्शन अगर आप करके सवाल कर रहे हो तब तो मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना चाह रहे हो, कोई कंप्लीट रिएक्शन करवा रहे हो, कोई भी कन्वर्जन करवा रहे हो, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया,
तो आप क्या कर सकते हो, उसके इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हो। क्या बराबर कर सकते हो भाई? इक्विवेलेंट। अब देखो इक्विवेलेंट वेट केमिकल रिएक्शन पे, चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक ब्लॉक में आपको केवल इक्विवेलेंट के फॉर्मूले भी बता देता हूँ ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट की तरह है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट अलग है। देखो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट, जरा ये भी लिख लो। इक्विवेलेंट जब भी आपको किसी के कैलकुलेट करने हो तो आएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट। वेट कोई भी जो भी एलिमेंट आपने उसका इक्विवेलेंट वेट, ये ध्यान रखेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, भार और तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है भाई? तुल्यांकी भार। क्या है ये? है तुल्यांकी भार, इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। और देखो इक्विवेलेंट को कैसे निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो अगर आपको कोई के मोल दे रखे हैं तो मोल इंटू एन फैक्टर, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ भाई, कंफ्यूजन नहीं होना। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, और अगर नॉर्मेलिटी दे रखी हो तो एन इंटू वी, और ये लीटर में है ना। ये कहाँ काम में ले सकते हो, देखो इसके नीचे लिख देता हूँ। फॉर कम कोई भी पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के लिए, कोई भी कंप्लीट अगर आपको रिएक्शन दे रखी है, फॉर एनी कंप्लीट रिएक्शन, कोई भी कंप्लीट रिएक्शन आपको गिवन है तो उसके लिए काम में ले सकते हो, है ना। आप किसके लिए काम में ले सकते हो, यानी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए काम में ले सकते हो। तीसरा, आप कोई भी कन्वर्जेंस जो है उसके लिए काम में ले सकते हो। जैसे कोई बोले कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल रहा है, सल्फेट जो है वो कोई और कंपाउंड में बदल रहा है, या सल्फाइड सल्फेट में बदल रहा है, कंप्लीट रिएक्शन कहीं पे भी दे रखी हो तो कोई भी दो एलिमेंट के आप इक्विवेलेंट इजीली क्या कर सकते हो भाई, इक्वल कर सकते हो। चलिए, तो इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट का डिफरेंस क्लियर हो गया ना सबको। इक्विवेलेंट अपने आप में क्या है भाई, कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक मोल कॉन्सेप्ट। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है वैसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? यानी मोल कॉन्सेप्ट में आप कोई के भी मोल निकाल देते, लेकिन मोल और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डिफरेंस ये है कि मोल में आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कोई भी दो कंपोनेंट के इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो। बट इक्विवेलेंट वेट जो है वो आएगा एटॉमिक वेट, मोले या मॉलिक्यूलर वेट और एन फैक्टर से, और एन फैक्टर मैंने निकालना सिखाया था। चलिए, पूरी केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट कहाँ का आएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये देखो आप, एक सिंपल सा ले लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि Ag प्लस वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये कन्वर्ट हो गया है Ag में। तो देखो मैंने पहले भी बताया था इसका जो एन फैक्टर है वो 1 हो गया। एन फैक्टर ये बताया था, कोई भी जनरली कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो एक मोल स्पेसी जो है, एक मोल प्रजाति कितने मोल इलेक्ट्रॉन को ले रही है या कितने मोल इलेक्ट्रॉन को दे रही है, वो एन फैक्टर हो गया क्या। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ये लिया कैल्शियम 2+ ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2, ये बदल गया कैल्शियम में, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया भाई, 2 आ गया क्या। आगे आ जाते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम 3+, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन, ये बदल गया एल्यूमिनियम में, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया भाई, 3 आ गया क्या। समझ में आ रही है? अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ जो जनरली काम में, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये O2- में कन्वर्ट हो जाएगा। O2- 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो एन फैक्टर क्या आ गया इसका, 2। लेकिन अगर मैं यही O2 ले लेता हूँ, क्या ले लूं भाई, O2, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो O2 क्या हो गया भाई, मॉलिक्यूल हो गया ना। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो क्या होगा, इसको O2 को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 2O-, ऐसे ही तो लिखूंगा। अब इसका जो एन फैक्टर आ गया ना O2 मॉलिक्यूल का, वो ध्यान रखेंगे 4, क्योंकि जो एक मोल, अब जैसे इक्विवेलेंट मास निकालना मुझे ऑक्सीजन का निकालूं तो एटॉमिक वेट कितना है, 16, एन फैक्टर कितना है। लेकिन अगर O2 का निकालूं तो कितना आ जाएगा, 32, लेकिन एन फैक्टर कितना हो गया, 4, तो 8 आएगा नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जो तुल्यांकी भार है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बात समझ में आ गई। आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मोस्ट कॉमन एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl-, आखिर ये गैस विन्यास हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन।
तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया क्या? समझ में आ रही है बात? इसका एन फैक्टर क्या आ गया, 1। लेकिन अगर मैं बात करूं Cl2 की, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl माइनस में, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया भाई, 2 आ गया। तो पहले वाले में इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। चलो एटॉमिक मास को m मान लेता हूँ, m/1। और इधर जो है वो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे मोलर मास को भी मैं m ही मान रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है, तो ये यहाँ पे m/2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसने। चलिए अब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास जो है अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एसिड बेस का अलग आएगा, रिडॉक्स का अलग आएगा। चलो जरा एक मैं आपको सवाल देता हूँ, वो सवाल सोल्व करते हैं साथ में, कि एसिड बेस में कैसे इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे अपन सवाल, देखो, कैलकुलेट कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ अंडरलाइन स्पेसीज। जो भी स्पेसीज आपको अंडरलाइन की हुई है, अंडरलाइन स्पेसीज इन गिवन रिएक्शन। जो रिएक्शन मैं आपको नीचे लिखूंगा उसमें आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्या दिया ऑलरेडी, इफ अगर एटम है तो एटॉमिक मास, एटॉमिक ऑब्लिक मॉलिक्यूलर, दोनों को ही अपन सुविधा के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अपने को तो एन फैक्टर सीखना भाई। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच स्पेसीज, यानी जो भी स्पेसीज आपको दे रखी है ना, ईच स्पेसीज इज एम। हर का मास कितना दे रखा है, कैपिटल एम मान लिया। चलो जरा देखते हैं, पहला एग्जांपल दे रखा है उसने, H3PO4 की रिएक्शन करवा रखी है NaOH के साथ। किसके साथ करा रखी है भाई, NaOH के साथ। और ये कह रहा प्रोडक्ट बन गया Na2HPO4, 2 मोल H2O। ठीक है, इसका मतलब इधर 2 मोल NaOH आएंगे। आपको H3PO4 जो है उसका इक्विवेलेंट मास बताना है। दूसरी जो रिएक्शन है उसमें H3PO4 प्लस NaOH goes to NaH2PO4 प्लस H2O। तो आपको किसका, H3PO4 का बताना है। तीसरी जो रिएक्शन आपको दे रखी है वो दे रखी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गोज टू, कंपाउंड दे रखा है CaOH Cl प्लस H2O। अगला आ जाओ, इसमें किसका बताना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, H2SO4 प्लस NaOH, ये बना रहा है NaHSO4 प्लस H2O। आपको किसका बताना भाई इसमें, H2SO4 का। अगला आ जाओ, इसमें NaH2PO4 प्लस NaOH, तो ये बनाना आपको Na2HPO4 प्लस H2O। तो इसमें आपको इसका बताना है। अगला आ जाओ, AlOH का होल ट्वाइस Cl प्लस HCl AlOH Cl2 प्लस H2O। और आपको इसमें किसका बताना है, इसका। चलो आपने लिख लिए होंगे, कैलकुलेट करना आपने शुरू भी कर दिया होगा। मैं बताता हूँ आपको, जैसे पहले वाले पे आ जाते हैं। पहले वाले में क्या करा है, H3PO4 जो है NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2HPO4 बना रहा है, बहुत ही आसान है। जरा ये देखो, मैंने आपको ये सिखाया कि कोई भी एसिड या अम्ल का एन फैक्टर होता है, वो कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाई एन एसिड। या फिर अगर कोई एसिड बेस रिएक्शन है तो उसके कितने H प्लस आयन रिएक्ट कर रहे हैं। H3PO4 के पास 3 थे, जरा ये देखो 3 से अब इसके पास कितने बचे हैं, एक, इसका मतलब 2 H प्लस आयन दे दिए क्या, तो ये आ जाएगा एन फैक्टर हो गया 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा m/2। यहाँ देखो 3 से क्या है, 2 बच गए, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया क्या, तो ये आ गया m/1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस के पास कितने OH माइनस आयन है, 2 थे, 2 में से एक बचा तो एक दे दिया, तो एन फैक्टर 1 हो गया क्या।
तो ये क्या आ गया, m/1 आ गया क्या? चलिए आगे आ जाते हैं। H2SO4 दो H प्लस थे, एक ही बचा तो n फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया क्या? तो ये आ गया m/1, क्या आ गया भाई, ये m/1। NaH2PO4 दो थे, दो के एक बचा गया इसके पास, एक दे दिया तो n फैक्टर क्या आ गया, 1, तो ये आ गया m/1। अब आ जाओ एल्यूमिनियम वाला कंपाउंड, देखो कितने OH थे इसके पास, दो, दो में से एक दे दिया इसने तो कितना बच गया इसके पास, एक, तो जितने रिलीज किए वो इसका एन फैक्टर आ गया। क्लियर है? तो ये आपने एसिड बेस रिएक्शन के एन फैक्टर, ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं फिर। अब देखो आपको एक अगला केस जनरली एग्जाम में आ जाता है कई बार क्या दे रखा होता है, कोई मेटल ऑक्साइड दे रखा होता है, मेटल क्लोराइड दे रखा होता है, मेटल सल्फेट दे रखे होते हैं, मेटल कार्बोनेट दे रखे हैं, बाई कार्बोनेट, है ना। उन मेटल के बहुत सारे कंपाउंड आपको दे रखे होते हैं, और उस मेटल के बहुत सारे कंपाउंड में वो बोलता है बताओ मेटल का इक्विवेलेंट मास या धातु का तुल्यांकी भार जो है वो क्या होगा। तो ये अलग अलग अपन देख लेते हैं ना। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इन डिफरेंट कंपाउंड, अगला हेडिंग क्या अपना, अलग अलग यौगिकों में धातु का तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल in different compound, mass of metal in different compound। चलो जरा देखते हैं इसको, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इन डिफरेंट कंपाउंड। सबसे पहला केस जो है वो मैं ले लेता हूँ, केस 1 जो है मैं लेता हूँ, इन मेटल ऑक्साइड, है ना, धात्विक ऑक्साइड में, इन मेटल ऑक्साइड में कैसे निकालना है जरा देखेंगे। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो मेटल ऑक्साइड जो है, धातु ऑक्साइड में धातु का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हैं भाई, ध्यान रखना मेटल का, तो हमेशा ऊपर कैसे आएगा, वेट ऑफ मेटल, क्या आएगा भाई, ऊपर हमेशा धातु का भार, अगर धात्विक ऑक्साइड है तो नीचे आ जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन, नीचे किसका वेट आ जाएगा, ऑक्सीजन का, इसका मतलब जो, और इनटू इक्विवेलेंट, वेट ऑफ ऑक्सीजन, और ये कितना होता है, 8 होता है क्या? अब आ जाओ, ठीक है भाई, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो मैं अगर इसको और शॉर्ट में लिखूं तो W क्या हो गया भाई, मेटल का भार, W किसका हो गया, ऑक्सीजन का भार, समझ में आ रही है बात, और ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 निकाला था क्या आपने, ये आ गया इक्विवेलेंट वेट किसका आ गया, मेटल का, ये पहला फॉर्मूला आ गया क्या। चलो ये तो आ गया मेटल ऑक्साइड, पहला केस हो गया। केस नंबर 2 देखो भाई, मेटल ऑक्साइड नहीं होके मान लो केस नंबर 2 में मैं ले लेता हूँ मेटल क्लोराइड, अब आप चाहो उतने कर सकते हो इसमें, मेटल क्लोराइड, जरा मेटल क्लोराइड होगा तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा, वही आ जाएगा वेट ऑफ किसका, मेटल आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ क्लोरीन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल वही आएगा क्लोरीन, और इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन वो होता है 35.5, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, सेम टू सेम जो फॉर्मूला ऊपर वही लगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। केस नंबर 3 ले लेते हैं, मेटल सल्फेट ले लेते हैं, अब आप खुद भी बना सकते हो इसमें, मेटल सल्फेट तो ले लो इसमें। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे भाई, ये आ जाएगा वेट ऑफ मेटल, फिर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ किसका आ जाएगा भाई, किसका लें, सल्फेट में किसका लें, अरे वेट ऑफ सल्फेट ही तो लोगे ना, सल्फेट का निकाल लो, ऑक्साइड का निकाल ले तो ऑक्सीजन, और इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, और सल्फेट का कितना होगा, SO4 2 माइनस कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा क्या, ये आ गया 48, ये खत्म हो गया। अब आ जाओ, एक और केस बता रहा हूँ फिर आप खुद कर सकते हो। मैंने अगला ले लिया मेटल कार्बोनेट, क्या ले लिया भाई, मेटल कार्बोनेट, वही आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे भी, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ मेटल, और जो भी कार्बोनेट है उसका बार, वेट ऑफ कार्बोनेट,
और इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, और कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा भाई, CO3 2 माइनस है ना, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया क्या। चलो भाई ये हो गया काम खत्म। तो ऐसे करके आपको इनके इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो आपको इक्विवेलेंट मास भी बता दिया मैंने इसमें, यानी ऑलमोस्ट जो है वो सारा जो अपने मोल कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिया है। अब इसके अंदर जो है वो एक अपना छोटा सा काम और बचा है, इम्पेरिकल फॉर्मूले वगैरह जो है वो आपको कैलकुलेट करना सिखा देंगे। ठीक है, एक तो इम्पेरिकल फॉर्मूला, और एक JEE एडवांस में वैसे तो पूछा हुआ नहीं, लेकिन एक टॉपिक है इसके अंदर ओलियम करके है ना, वो भी है ना। तो यहाँ तक जो बेसिकली उसका तो सारा बेसिक कंप्लीट हो गया है ना, इक्विवेलेंट मास हो गया है सारा, जो जो इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अपने मोल कॉन्सेप्ट के कवर कर लिए। ये कॉमनली जो आता है वो आता है इम्पेरिकल फॉर्मूला वहाँ, वो अपन अगली क्लास में खत्म कर देंगे। तो अगली एक क्लास और बाकी है इसमें, तो ये मोल कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। चलो भाई मिलते हैं फिर, अगला चैप्टर शुरू करेंगे।